एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि फिरका परस्ती, मौका परस्ती और भारत की सियासत को अगर देखें तो जनता में जिस तरह के नेताओं के आचरण हैं, दल के नेता जिस तरह से सत्ता के लिए गठबंधन करते हैं, चाहे वो गठबंधन की मजबूरी हो या उनकी सियासी मजबूरी हो, आप क्या समझते हो उसे? आपको हम दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करना, एक पिछड़े राज्य के विकास के सफलता की कहानी को बतलाना, अपनी पार्टी के मीटिंग में जो हमने किया 14 अप्रैल को जनता दल यू के राष्ट्रीय परिषद में, उसको भी माना गया कि वो किसी के खिलाफ है। यानी हालात ये हो गए कि हम अपनी उपलब्धियों का, जिसे हम मानते रहे कि साझा उपलब्धि थी, इन उपलब्धियों से लोगों को परेशानी होने लगी। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। एक शख्स, उसकी दो अलग अलग तस्वीरें और इनसे आ रहे अलग अलग बयान बानगी है हिंदुस्तान की मौजूदा मौका परस्त सियासत के सच का, जहां झूठ को ही झुठलाना सच हो और शायद समझे तो यही आज की सियासत। जी हां, 16 जून 2013 की ये तस्वीर और बयान, जिसमें नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बयान दे रहे हैं। हालात ये हो गए कि हम अपनी उपलब्धियों का, जिसे हम मानते रहे कि साझा उपलब्धि थी, इन उपलब्धियों से लोगों को परेशानी होने लगी। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं, इसलिए उस स्टेटमेंट में इन बातों की, हालात की चर्चा की गई है। हम तो चाहते थे बिहार में अगर चल रहा तो चले, लेकिन हम अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। जब तक बिहार का जो ये गठबंधन था, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, तब तक ये ठीक ढंग से चला। 13 दिसंबर 2003 की ये तस्वीर और बयान, ये भी नीतीश कुमार के ही है, लेकिन वो तब के हैं जब वो एनडीए सरकार में रेल मंत्री थे। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। 10 सालों के दरमियान बदलते ये बयान जैसे देश की बदलती सियासत की तस्वीर और उसकी तकदीर को बयां करने के लिए काफी हो। 16 जून 2013 की दोपहर को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार पटना में खुद को पुख्ता बनाने के लिए सहयोगी बीजेपी को पटखनी देने का दांव भी चल रहे थे और दमखम भी दिखा रहे थे। हम विश्वास मत हासिल करेंगे और 19 जून को, बुधवार को, विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से की। और मंत्री काम करने के लिए होता है, मंत्री काम न करे ऐसी स्थिति मंजूर नहीं है। इसलिए हमने कुछ मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से हटाए जाने की भी सिफारिश कर दी। इस दरमियान मीडिया से मुखातिब नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने को लेकर बहुत कुछ बताते गए, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी उसका नाम लिए बगैर इतना कुछ बता दिया कि समझने को कुछ बाकी नहीं रहा। यही नहीं, जाते जाते नीतीश बीजेपी को नसीहत देना नहीं भूले। नया दौर है, हम उस दौर से अब सहमत नहीं हैं और न उन तौर तरीकों के हम अभ्यस्त हैं। जब 1995 में आदरणीय अटल जी ने और आदरणीय आडवाणी जी ने हम लोगों से चर्चा की थी और 96 में पहली बार समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सीटों का तालमेल हुआ था लोकसभा के चुनाव में, तब से ही कहानी शुरू हो गई। अब तो जो नया दौर चला है और अब बिहार में भी हस्तक्षेप इतना बढ़ गया और बिहार के लोग ऐसी परिस्थिति में आ गए कि निजी बातचीत में अपनी विवशता का बयान करते हैं और सार्वजनिक रूप से जो उनका एक पार्टी का स्टैंड हो गया है, जो स्पष्ट तौर पर चारों तरफ दिख रहा है, तो उस स्थिति से सहमत होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन नीतीश यहाँ शायद ये भूल गए
कि भूली बिसरी बातें और यादें भुलाए नहीं भूलती, और भूल से अगर भूल भी जाएं तो फिर याद दिलाने वाले तो बिल्कुल नहीं भूलते। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। 16 जून 2013 की शाम नीतीश बाबू के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। मौजूदा समय में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान नीतीश जिससे यानी बीजेपी और जिसकी वजह से यानी नरेंद्र मोदी से नाता तोड़ रहे थे, उसी नीतीश बाबू का 10 साल पहले पटना से हजारों किलोमीटर दूर कच्छ में केंद्रीय मंत्री के तौर पर उपस्थिति इनसे ऐसा नाता जोड़ रही थी, और वो उसके बारे में जो कुछ भी कह रहे थे उसे भले ही जमाने ने बाद में देखा और सुना, लेकिन नीतीश बाबू तो जैसे इसकी भविष्यवाणी जमाना पहले कर रहे हों। जी हाँ, यकीन ना हो तो एक बार फिर से गौर फरमाइए। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। तो सुना आपने, ये भी नीतीश बाबू ही हैं, लेकिन 10 साल पहले वाले रेल मंत्री नीतीश बाबू। नीतीश जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, वही मोदी जिसे जमाना राष्ट्रीय तौर पर अब जान रहा है, परख रहा है, लेकिन नीतीश बाबू ने तो मानो इसे 10 साल पहले ही पढ़ लिया हो। लेकिन कहते हैं बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, और सियासत में, वो भी आज की सियासत में, तो मानो ये बदलाव पल पल बदलने के लिए बेकरार भी, बेताब भी, और इस बदलाव को बूझना समझना हो तो फिर नीतीश के इस नमूने से नायाब और बेहतर शायद कुछ भी नहीं। कोई जाता है सरकारी कार्यक्रम में तो वहां पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया जाता, यहाँ यही मिक्स किया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रम का पॉलिटिकल अर्थ आप लोग लगा रहे हैं, और सरकारी कार्यक्रमों में ये मान्य परंपरा है, एक दूसरे की शिकायत नहीं की जाती है सरकारी कार्यक्रम में, वो एक प्रोटोकॉल है, एक मान्य सिद्धांत है। इन बातों को समझा करिए। नीतीश सफाई दे रहे हैं बड़ी सफाई से, लेकिन इसमें साफगोई की बजाय सियासत है, समझा जा सकता है। शायद नीतीश भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, उन्हें पता है कि चूक हुई नहीं कि पत्ता साफ, जिसकी खातिर खतरा उठाया। इस सच को सच समझकर सचमुच अगर खता कर बैठे तो बैठे बिठाए खेल खराब। सालों की सत्ता और सियासत से खाली हो जाने का खतरा, और इस खतरे को भांप कर ही भांति भांति के भ्रम पैदा करते नीतीश खुद की कामयाबी के लिए खुद से कसीदे गढ़ते जा रहे हैं। नीतीश ने इन 10 सालों में जो सियासी पाठ पढ़ा है और अब उसे पढ़ा रहे हैं, हालांकि ये पढ़ाई और पाठ सियासत में सियासतदान सालों से पढ़ते पढ़ाते आए हैं, लेकिन नीतीश का मामला अब तक मामूली नहीं था। लेकिन ये एक मामला नीतीश की नामालूम नीति और नीयत का मानो निचोड़ हो। 10 सालों के सियासी सफर के दौरान नीतीश और उनकी सियासत ने देश नहीं भी तो प्रदेश की सत्ता के शिखर को तो छुआ ही है, और अब छटपटाहट देश के सत्ता के शिखर को छूने की है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी छुआछूत के नीतीश के दावे के पीछे वो दाव है जिससे नीतीश खुद दमदार बने और मोदी दागदार। अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करना, एक पिछड़े राज्य के विकास के सफलता की कहानी को बतलाना, अपनी पार्टी के मीटिंग में जो हमने किया 14 अप्रैल को जनता दल यू के राष्ट्रीय परिषद में, उसको भी माना गया कि वो किसी के खिलाफ है। वैसे मोदी गोधरा दंगे के आरोपी तो नहीं, लेकिन आरोप तो लगते ही हैं। लेकिन इस सब के बीच नीतीश के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं। अब से पहले जिस गठबंधन की गांठ से वो बंधे थे, वहां पहले से ही नरेंद्र मोदी नाम का वो सियासी शख्स, जिसकी तारीफ के कसीदे कभी नीतीश बाबू खुद गढ़ा करते थे। नीतीश की राष्ट्रीय सियासत के लिए जैसे वो आज सबसे बड़ा गड्ढा हो, जिसमें गिर जाने के डर ने मानो नीतीश को उस सियासी भूमिका में ला दिया हो जहां भ्रम के सिवा शायद कुछ भी नहीं। और इसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें
और उससे आते ये बयान है। लेकिन ये बयान भारत के भविष्य की राजनीति की सुबह नहीं, वो रात जिसमें उजाला तो है लेकिन बनावटी, और अंधेरा इतना गुप्त जहां जिसके हाथ जो कुछ भी जैसे भी बस लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। ये गंभीर, यहाँ पे सवाल आगे गंभीर होता है। सवाल ये नहीं कि नीतीश कुमार कब क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं। सवाल है कि भारत की सियासत के बारे में, भारत के सियासी गठबंधन के बारे में, भारत की सियासी सोच के बारे में, भारत के राजनेताओं के बारे में आम राय क्या बनती है। एक पर्सनल एम्बिशन है इसमें। पर्सनल एम्बिशन ये है कि जब नीतीश को ये हो गया कि तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते बीजेपी की मदद से, ये समझते थे कि बीजेपी इनको प्राइम मिनिस्टर बना देगी। जब इनकी ये समझ में आ गया तो अब इन्होंने सेकुलर का पार्ट पढ़ के कि हम थर्ड फ्रंट के नेता बन के प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का चक्कर है। ये एक तमाम लोग ये कह रहे हैं। चलिए, उनकी कम से कम महत्वाकांक्षी हर व्यक्ति में होता है और स्वाभाविक है। उसमें अगर नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने का तो कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं जो सवाल एक बात तो बोल के जाना है, आप पूछ लीजिए। नीतीश कुमार ऐसा राजनीतिक नेता नहीं है। बीजेपी का माफी एक बड़ा दल, उसको प्रधानमंत्री के साथ क्यों थर्ड फ्रंट में क्यों नहीं बन सकते? थर्ड फ्रंट का जो ख्वाब देख रहे हैं उसी में तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी के तो घोषणा करने की जरूरत नहीं रहती है। तीसरा अब तो थर्ड फ्रंट में आए हैं, थर्ड फ्रंट में आ गए हैं वो छोड़ के। फ्रंट में तो अलग अलग लोग आएगा। हाँ, उसी में शामिल हो रहे हैं। ध्रुव बन पाएंगे? उनकी जो पूरी कोशिश है उसको आ जाए तो वो अलग बात है। उसी में आ रहे हैं। आपका जो बात है, वहाँ कोई चांस तो है ना। प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बना रहे, इसलिए वो बीजेपी तोड़ रहे। हमको लगता है हम लोगों का भी जो मेमोरी पावर है शॉर्ट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हम ये कह रहे, जो जब से जो 2003 में उन्होंने जो बात रखा, उस समय से लेकर के अभी 10 साल हो चुका है। ये 10 साल के अंदर जो फेक एनकाउंटर की मामला कितना गुजरात के अंदर आ रहा है, ये जो उसी में से बीजेपी का कोई रोल नहीं था, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का प्रशासन का कोई रोल नहीं था। अपना कमीशन को बैठा करके उन्होंने सफाई करवाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नजरिया से, उसका निगरानी से एक इंक्वायरी हुआ था। उसके बाद वहां का डीजीपी श्री कुमार ने जो बयान दिया था, उसका एफिडेविट हुआ था। अभी भी जो लेटेस्ट इशरात जहान की जो केस है उसी में से आ रहे। इसी प्रकार 10 साल के अंदर नो क्वेश्चन आस्क्ड नहीं सवाल नरेंद्र मोदी के बारे में जो राय है वो मैं उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और लेकिन आज भी बैठ के देख रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ। फेक एनकाउंटर नहीं, ये क्या शामिल थे? नहीं, मैं शामिल था उसके अंदर। प्रकार पार्टी के साथ मैं वही मुश्किल हो जाता है। ये जो आप आज आवरण पहन रहे हो कि सेकुलरिज्म के बचाने के लिए हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने फार्स दे लुक, कितना फार्स लगता है जब इस तरह की चीजें आप जनता के सामने खुद ले जाते हैं। जरूर बताएंगे। एक शब्द में बता दूंगा, जो पार्टी जो फिरका परस्त ताकत के साथ हाथ मिलाता है सत्ता की लालच में, और ये पार्टी वो फिरका परस्त ही होता है एकदम। अगर वो फिरका परस्त मौका परस्त है, फिरका परस्त क्यों नहीं है? अवसरवादी है। फिरका परस्त क्यों नहीं है? अवसरवादी पार्टी का अवस्था यही होगा। नीतीश कुमार जी उपेंद्र जी बहुत कम शब्दों में चर्चा कर रहे हैं, बहुत कम शब्दों में। अब ये नीतीश जी ने कहा कि 1995 में उन्होंने बीजेपी से तालमेल किया। मतलब उस समय बाबरी मस्जिद के ध्वंस के 2 साल भी नहीं बीते थे। पूरे देश का जो कम्युनल एटमॉस्फेयर बहुत ही खराब था। बीजेपी एकदम अछूत पार्टी हो गई थी। अकाली दल शिवसेना के अलावा कोई पार्टी उसके साथ आना चाहती थी। आप देख सकते हैं उसी बीच नीतीश कुमार ने उनके साथ हाथ मिला। उसके बाद सेकुलर कैसे कर सकते हैं? वहां पर भी हमारा मेमोरी कम है। 98 से लेकर के जो बीजेपी का सत्ता आया, आप देख लेना, करीब 2 डजन पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ था। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी पहली पार्टी थी, ये क्यों नहीं भूल रहे? नहीं बोले नहीं, उसका पहले बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पहली पार्टी थी समता पार्टी 1995 में। मतलब 2 साल भी नहीं खत्म हुआ था। तो हम नहीं बता रहे 95 के बाद भी। आप क्या कह रहे हैं उपेंद्र जी? मैं ये कह रहा हूं कि इनकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स मौका परस्त की नहीं, फिरका परस्त की है। और उसमें भी इन्होंने उस समय फिरका परस्त के खिलाफ अभी से ज़्यादा गंभीर चिंता थी। जितनी चिंता आज है फिरका परस्त के खिलाफ, उससे ज़्यादा चिंता थी। बहुत लोगों को लग रहा था कि बीजेपी आएगी तो फासिज्म आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा भय का माहौल था बीजेपी को लेकर के। मुसलमानों में ही नहीं बल्कि जो हिंदुओं के जो प्रोग्रेसिव तबके हैं, जिसमें वरदराजन जी भी शामिल हैं, इन लोगों के बीच में उस समय जितनी चिंता थी हिंदुस्तान के सेकुलर फैब्रिक को लेकर के, उसकी आधी चिंता भी आज नहीं है। जिसमें बहुत ज्यादा चिंतित थे लोग सेकुलरिज्म को लेकर के, उस समय नीतीश कुमार ने आडवाणी जी से हाथ मिलाया
जबकि उस आडवाणी जिससे हाथ मिलाया जाए, जिनके ऊपर बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का मुकदमा चल रहा था, उसमें मुकदमा चल रहा था, आरोप था, और 2 साल ही भी नहीं हुए थे, और उनके आंखों के सामने मस्जिद नक्सल में क्या कहेंगे? हमारे पास समय, ब्रेक में जाना पड़ेगा हमें। तो मैं यही कहता हूं कि वो सेकुलर होने का दावा नीतीश कुमार वो नहीं कर सकते। अगर बीजेपी के नरेंद्र मोदी से अलग होकर बोलेंगे हम सेकुलर हो गए, और आडवाणी जी अगर सेकुलर हैं तो हम उस वैरायटी के सेकुलर हैं, सर्टिफिकेट दिया है। हाँ, तो अपने को आडवाणी स्टाइल के सेकुलर ही समझे तब ठीक है। नहीं, उस सर्टिफिकेट पीछे में कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति है, सियासी रणनीति, उस पर भी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।